ठीक उसी सुबह जब आसमान का रंग मिट्टी के पानी जैसा था, नीम की पत्तियों से टपकती बूंदें आंगन की ईंटों पर गोल निशान बना रही थीं। मैं अपनी पुरानी चौकी पर बैठा मसाला चाय का प्याला थामे था। गीली हवा में हल्दी, केरोसिन और भीगी मिट्टी की मिली जुली गंध थी। पड़ोस की गली से रिक्शों की घंटियां बजती हुई गुजर रही थीं। मंदिर के शंख की आवाज दूर से आती हुई मेरी छाती की धड़कन के साथ मिल रही थी। उसी शंख ध्वनि के बीच मेरी बेटी ने सुबह सुबह रसोई के दरवाजे के पास खड़े होकर संयत और ठंडी आवाज में कहा था कि मेरे लिए इस घर में अब जगह नहीं है, कि मेरी धीमी चाल, मेरी दवाइयों की फाइलें, मेरी पुरानी खांसी और मेरी आदतें सब मिलकर एक बोझ हो गई हैं। उसने कहा कि मैं बाहर किसी और जगह की व्यवस्था कर लूं। उस वाक्य में बोझ शब्द भारी पत्थर की तरह गिरा और दिल के भीतर लंबे समय से जमे धैर्य में एक सूक्ष्म दरार सी पड़ गई। मैं जानता था कि इतने वर्षों की चुप्पी का भी एक वजन होता है, और आज वह वजन मेरे कंधों पर अधिक बैठ गया था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। चाय का प्याला धीरे धीरे ठंडा होने लगा और बारिश की बूंदें तेज हो गईं, मानो आसमान भी मेरे भीतर के मौन को पहचान कर अपनी रफ्तार बदल रहा हो। कमरे में लैंडलाइन फोन की हल्की सी घंटी कहीं दूर बजकर थम गई। फ्रिज का मोटर एक रस आवाज में चल रहा था और गैस पर रखे प्रेशर कुकर की भाप ने क्षण भर के लिए खिड़की के शीशे पर धुंध जमा दी। उसी धुंध में मुझे अपना चेहरा धुंधला सा दिखा। झुर्रियों की लकीरों में लिपटी दशकों की थकान, हथेलियों पर मेहनत की खुरदरी रेखाएं, आंखों के नीचे नींद और चिंता की हल्की छायाएं। जब से सरोज चली गई, सुबह सुबह का यह आंगन और भी खाली लगता है। उसकी साड़ी की खनक, उसके हाथों में चूड़ियों की घरघराहट, उसकी धीमी फटकार, सब कहीं हवा में घुलते घुलते स्मृति बन गए हैं। बेटी का घर कांच की चिकनी सतहों, लैवेंडर रूम फ्रेशनर और बंद अलमारियों में सजा सौरा है। मेरे पुराने स्टील के तसले, पीतल की थाली और रंगुड़ी धोती इस चमक के बीच अजनबी लगते हैं। मैं अपने जूते बरसाती मैट पर ऐसे रखता हूं जैसे किसी और के आंगन में कदम रख रहा हूं। यहां हर वस्तु का अपना स्थान तय है, हर आवाज का समय तय है, और मेरे लिए सिर्फ चुप्पी तय है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। सुबह के 8 बजे होंगे। बेटा दामाद मीटिंग की तैयारी में लैपटॉप पर झुका है। बेटी किराने की सूची बनाती हुई फोन पर किसी से तारीखें मिलाने की बात कर रही है। गृह प्रवेश, जन्मदिन, किसी रेस्तरां में डिनर, हर वाक्य में शेड्यूल शब्द ठिठोली करता है, और मेरे लिए वही शब्द किसी गुमशुदा स्टेशन की तरह बनता जाता है जहां उतरकर कोई भी याद नहीं करता। मैं किचन के स्लैब पर गीला कपड़ा निचोड़कर रख देता हूं, चाय की पत्ती को डिब्बे में सावधानी से बंद करता हूं, आवाजें कम से कम करूं, कदमों की थाप भी दुपट्टे की तरह हल्की रहे, यही मेरी कोशिश रहती है। पर जिस सुबह बोझ कहाँ गया, उसके पहले की रात में भी मेरी नींद बार बार खुली थी। छत के पंखे की घूमती पंखुड़ियां जैसे समय को काटती रही थीं। नींद के और जाग के बीच मुझे एक पुराना लाल बक्सा याद आता रहा। टीन का, किनारों पर जंग लगा, पर भीतर कागजों की खनक अब भी साबुत। मैंने अपनी धड़कनों से उस बक्से का ढक्कन उठते गिरते सुना। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। बेटी ने कहा था कि शहर में जगह महंगी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई के कमरे चाहिए, और मेरी दवाइयों की गंध। वह वाक्य वहीं पर अधूरा छोड़ दिया गया था, जैसे किसी ने दरवाजा बंद करते समय कुंडी पूरा न घुमाई हो। मैंने उसके चेहरों का अध्ययन किया, माथे पर हल्का सा तनाव, आंखों में सफाई देने की तत्परता, होठों पर निर्णय की कठोर रेखा। इतने वर्षों में मैंने चेहरे पढ़ना सीख लिया है। रेलवे में फाइलों के साथ काम करते करते, टिकट खिड़की पर हजारों चेहरों के भाव देख देख कर, अपने ही घर के लोगों का भाव भी समझना कोई कठिन बात नहीं। मुझे पता था वह मुझसे नफरत नहीं करती, वह सिर्फ अपने जीवन की गति और सुविधा की रक्षा कर रही है। पर श्रेय किसे दूं कि सुविधा की रक्षा में किसी का अस्तित्व बोझ बन जाता है? क्या यही समय है जहां पिता का स्थान उस खाली स्टूल की तरह हो गया है, जिसे दीवार से टिकाकर किसी कोने में रख दिया जाए? सांसों के बीच मैंने महसूस किया कि भीतर कुछ टूट रहा है, पर चेहरा अभी भी शांत है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। बरसात की पहली फुहार में अक्सर लोग अपने अपने कपड़े खींचकर अंदर ले आते हैं। मैंने भी बालकनी में सूखते तौलिए उठा लिए। वे अब मेरे काम की सबसे सटीक परिभाषा हैं। भीगे हुए चीजों को अंदर लाना और फिर किसी कोने में चुपचाप सुखा देना।
ठंडी सी हवा मेरी हड्डियों में उतरती है। घुटनों के पास हल्की सी किरकिराहट सुनता हूं। दवाइयों की शीशी में सफेद गोलियां हैं जो सुबह शाम मुझे वर्तमान में बांधे रखती हैं। इस शहर के बाहर, जहां मेरी पुरानी बस्ती है, बारिश में नालियां भरी रहती हैं, मिट्टी पांव तक चढ़ाती है और चाय के स्टॉल पर अदरक की तेज खुशबू लोगों के झगड़े तक शांत कर देती है। वहां मैंने अपने जीवन के सबसे लंबे वर्ष बिताए। भोर से पहले उठकर डिब्बों की गणना, टिकटों की बही, स्टाफ की रोटेशन शीट और फिर घर में सरोज का इंतजार। बेटी उसी बस्ती के छोटे स्कूल से केंद्रीय विद्यालय, फिर विश्वविद्यालय तक पहुंची। फीस भरने के लिए मैंने खेत का एक टुकड़ा बेचा, सोना गिरवी रखा, ओवरटाइम के कागजों पर हस्ताक्षर किए। इन सब का हर्जाना अगर बोझ है तो मेरी गलती सिर्फ वक्त के साथ पुराने पड़ जाने की है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। बेटी के घर में मेरी जगह एक मोड़ पर रखी लकड़ी की कुर्सी है। उसकी पीठ पर मेरा चुन्नटदार तौलिया ठगा रहता है। वहीं मैं प्रातः जपा करता हूं। माला के दाने धीरे धीरे सरकते हैं। भीतर किसी शांत तालाब में पत्थर गिरने जैसा हल्का सा तरंग उठता है और बैठ जाता है। मंदिर की घंटियां अब मोबाइल ऐप में भी बज जाती हैं, पर असली शंख की ध्वनि, नमक मिर्च लगी हवा और घी की बूंदें, वह सब किसी ऐप में नहीं आ पाता। कभी कभार पोती मेरे पास बैठकर रंग भरती है। उसकी पेंसिलों की खटखटाहट में मुझे सरोज की हंसी की परछाई सुनाई देती है। पर जैसे ही बेटी कमरे में आती है, पोती के हाथ से वह कागज खींचकर उसे पढ़ाई वाली मेज पर भेज देती है, ताकि समय न बिगड़े। समय बिगड़ता नहीं, बस अपने भीतर एक सख्त परत बनाता जाता है, और उसी परत के नीचे मैं रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा दफन करता आया हूं। कल रात मैंने उन्हें बात करते सुना। किसी वृद्धाश्रम का जिक्र था। सुविधाओं की सूची, दूरी का हिसाब और खर्चे की गणना। शब्दों के बीच सुविधा बार बार आया और मेरे भीतर सम्मान बार बार जागा। फिर थक कर सो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। बरसात अब तेज हो चुकी थी। चौखट पर रखे मेरे पुराने चप्पल भीग कर गहरे हो गए थे। मैंने अलमारी के नीचे से अपना कपड़े का थैला निकाला। उसका रंग पीला पड़ चुका था, पर धागे अब भी कसे हुए थे। मैंने उसमें अपनी 2 धोती, एक शॉल, दवाइयों की शीशी, चश्मे का डिब्बा और सरोज की फोटो रखी। फोटो के किनारों पर हल्की सी फफूंदी का धब्बा था, जिसे मैंने उंगली से सहलाकर हटाया। इस थैले का वजन बहुत नहीं, पर यादों का वजन इसमें स्वाभाविक रूप से भर जाता है। गले में रुद्राक्ष की माला मैंने कसकर बांधी। ऐसा नहीं कि मुझे अचानक किसी आध्यात्मिक विजय की जरूरत थी, बस यह एक आदत है। जैसे कोई सैनिक अपने पुराने मेडल को अलमारी में नहीं, हृदय के पास रखता है। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर एक बार फिर भीतर के कमरों को देखता हूं। साफ सुथरा ड्राइंग रूम, कांच की मेज, कोनों में खड़े इंडोर पौधे और दीवारों पर काले सफेद फोटो, जिनमें एक फोटो मेरी भी है, पर फ्रेम में मेरा चेहरा किसी अनुपस्थित व्यक्ति की तरह लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। मेरे भीतर जो सबसे गहरा हिस्सा है, वह किसी नदी के कच्छार जैसा है। साल दर साल बाढ़ देखता है, पर भीतर की मिट्टी में साइलेंस के बीज बोता रहता है। उसी हिस्से में कई वर्षों से एक राज रख छोड़ा था मैंने, किसी लाल टीन के बक्से में नहीं, बल्कि अपने मौन में। बक्सा तो बस प्रतीक है, असल चाबी तो मैंने अपनी आदतों की तहों में छुपा रखी है। रेलवे की नौकरी के दिनों में जो बोनस आया था, शहर के बाहर जो छोटा सा प्लॉट खरीदा था, और उस प्लॉट के साथ जो कागज जुड़े हैं, उन सबका रास्ता न इस घर की अलमारी में है, न किसी बैंक के लॉकर में। मेरी उंगलियों ने वर्षों तक फाइलों के कागज उलटते पलटते सीखा है कि महत्व की चीज वहीं नहीं रखी जाती जहां लोग तलाश करते हैं। जब बेटी ने बोझ कहा, मेरे कानों ने शब्द सुना, पर मेरे भीतर किसी पुराने घड़ी के पेंडुलम ने कहा, अभी नहीं। कोई भी नाटक इंटरवल के पहले पूरी कहानी नहीं बता देता। मेरी जिंदगी का भी इंटरवल आ चुका था। बात सिर्फ यह थी कि दूसरा अंक शुरू किस आवाज पर होगा, बरसात, शंख ध्वनि या फिर मेरे अपने मौन की खनक। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। मैंने थैला कंधे पर डाला और चौखट पार करते हुए रुक गया। बाहर की सड़क पर पानी बह रहा था, नालियों के पास झाग बनकर जमा हो रहा था। चाय की छोटी सी दुकान के टीन पर पानी ढोलक की तरह बज रहा था। मैंने अपने दोनों कंधों को थोड़ा सा सीधा किया, जितना उम्र इजाजत देती है
उतना। मेरी पीठ पर बारिश की बूंदें ठंडी उंगलियों जैसी लगीं। मैंने जमीन को देखा, मिट्टी, पानी और पत्तियों का मिश्रण, और सोचा कि मनुष्यों का सम्मान भी कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। साफ सुथरा रखने की कोशिश में लोग उसे किनारे कर देते हैं, और फिर एक दिन वह बहता हुआ किसी दूसरी गली में चला जाता है। मैं उस बहाव के साथ नहीं जाना चाहता था, पर मैं ठहरा हुआ भी नहीं था। मेरे भीतर जो चुप्पी है, उसके भी पहिए हैं, धीमे पर सटीक। यह घर, यह बरसात, यह वक्त, सब मेरे साथ नहीं, मेरे सामने खड़े हैं। और मेरे भीतर जो राज है, वह इन सब के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है, बिना शोर, बिना क्रोध, सिर्फ समय के सही क्षण की प्रतीक्षा में। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। आज मैं जा रहा हूं, पर मेरी चुप्पी नहीं जाएगी। वह यहीं रहेगी, दीवारों के भीतर धीरे धीरे पसर कर, उस क्षण तक जब दरवाजा उल्टी दिशा में खुलेगा। मेरे पास एक राज है जो बोलता नहीं, पर सब बदल देता है। मेरे जीवन की कहानी कोई एक दिन की नहीं, बल्कि दशकों की परतों से बनी है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और हलवाई की कड़ाही में छनकते जलेबियों की खुशबू से होती थी। मेरे पिता खेतों में काम करते थे, माँ चूल्हे के पास बैठकर लकड़ी की आंच पर रोटियां सेंकती थीं। घर की छत टीन की थी, और बरसात में हम सबको एक तरफ सिमटकर सोना पड़ता था, ताकि टपकते पानी से बच सकें। बचपन में मैंने सीखा कि मेहनत ही आदमी की असली पहचान है, और सम्मान अपने हाथों से बनाया जाता है, विरासत में नहीं मिलता। जवान होने पर मैंने रेलवे में नौकरी पकड़ी, पहले टिकट काउंटर पर, फिर मालगाड़ियों के शेड्यूल संभालने में। नौकरी आसान नहीं थी, दिन रात की ड्यूटी, बरसात में भीगे स्टेशन, ठंडी सर्दियों में कड़क हवा के बीच प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना। लेकिन उस समय मन में सिर्फ एक सपना था, अपना घर, अपनी जमीन, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी भी पैसों की कमी न हो। सरोज से मेरी शादी एक गर्मी की दोपहर में हुई थी। वह हंसमुख थी, उसकी हंसी में एक घंटी की तरह साफ ध्वनि थी, जो थके हुए मन को भी हल्का कर देती थी। शादी के बाद हम रेलवे कॉलोनी के एक छोटे से क्वार्टर में रहने लगे। छत नीची थी, रसोई तंग थी, पर हमारे सपनों के लिए वह किला जैसा था। वहीं हमारी बेटी का जन्म हुआ। बेटी को मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश माना। वह बचपन से ही तेज थी, स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। मैं स्टेशन से लौटकर भी उसके होमवर्क में मदद करता था। कभी कभी थकान के बावजूद उसे कहानियां सुनाता था, रामायण, महाभारत और गांव के बुजुर्गों से सुनी लोक कथाएं। सरोज उसका हर सपना अपने हाथों से संवारती थी, कपड़े सिलकर, स्कूल के टिफिन में उसके पसंदीदा पराठे रखकर। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी दुनिया भी बदलने लगी। कॉलेज में दाखिला होने पर वह शहर चली गई। वहां की तेज रफ्तार जिंदगी, अंग्रेजी में पढ़ाई और नए दोस्तों के बीच उसकी सोच भी बदलने लगी। उसने शहर के एक पढ़े लिखे लड़के से शादी की, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शादी भव्य थी, और मैंने अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा उसी में लगा दिया। खेत का आखिरी टुकड़ा भी बेच दिया, ताकि कोई कमी न रहे। उस दिन मैं गर्व से भर गया था। सोचता था कि बेटी अब सुरक्षित है, खुश है, और मुझे भी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में सुकून मिलेगा। लेकिन वक्त ने सिखाया कि रिश्ते भी मौसम की तरह बदलते हैं। शुरू शुरू में वह अक्सर कॉल करती, पूछती कि मैं और सरोज कैसे हैं। त्योहारों पर मिठाई के डिब्बे आते, कपड़े आते, पर धीरे धीरे फोन कम हो गए, मुलाकातें और भी कम। सरोज को कैंसर हुआ, और इलाज के लिए मुझे फिर से कर्ज लेना पड़ा। उन महीनों में बेटी सिर्फ 2 बार आई, एक बार जल्दी में, दूसरी बार पति के साथ, लेकिन दोनों बार चेहरा किसी अनजाने व्यस्तता से भरा था। सरोज के जाने के बाद घर खाली हो गया। दीवारों पर उसकी तस्वीर थी, लेकिन आवाजें गायब थीं। खाना बेस्वाद हो गया, और चाय भी बिना बातचीत के कड़वी लगने लगी। बेटी ने तब कहा कि मुझे उसके साथ शहर में आकर रहना चाहिए। मैंने सोचा यह अच्छा होगा, कम से कम बुढ़ापे में अकेलापन नहीं रहेगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं उनके जीवन की लय में फिट नहीं बैठता। उनके खाने पीने के समय अलग थे, बातचीत के विषय अलग थे, और मेरे किस्से, मेरी पुरानी बातें जैसे उनकी दुनिया में जगह नहीं पा रही थीं। मैं सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करता, अखबार पढ़ता, और कभी कभी पास के पार्क में टहलने जाता। लेकिन घर लौटते ही एक अजीब सा एहसास होता,
जैसे मैं मेहमान हूं जो ज्यादा दिन ठहर गया है। छोटी छोटी बातें होने लगीं। रसोई में मेरे इस्तेमाल की चीजों को अलग रख दिया गया। मेरा कमरा स्टोर रूम के बगल में बना दिया गया और मेरी पसंद नापसंद की परवाह करना उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। पोती शुरू में मेरे पास खेलती थी, लेकिन अब वह भी ज्यादातर अपने कमरे में व्यस्त रहती है। दामाद मुझसे आदर से पेश आता है, लेकिन उसके शब्दों में औपचारिकता होती है, जैसे किसी सहकर्मी से बात कर रहा हो। मैंने इस बदलाव को चुपचाप सहा, क्योंकि यह मेरी आदत थी। जिंदगी भर यही सीखा था कि तूफान आने पर सिर झुकाकर खड़े रहो ताकि वह गुजर जाए। लेकिन यहां तूफान नहीं, एक धीमी बारिश थी जो लगातार मेरे भीतर की मिट्टी को भिगो रही थी, उसे धीरे धीरे बहा रही थी। और फिर वह दिन आया जब मेरी बेटी ने मुझे बोझ कहकर घर से जाने को कहा। वह सुबह थी जब बाहर बारिश की पहली बूंदें पड़ी थीं। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी दृढ़ता थी। वह कह रही थी कि यह फैसला उसके और उसके परिवार के लिए सही है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ व्यवस्था की चिंता थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। उस दिन के बाद घर का माहौल मेरे लिए और भी तंग हो गया। बेटी और दामाद ने सीधे कुछ नहीं कहा, पर उनके बर्ताव में एक अदृश्य रेखा खिंच गई, एक ऐसी रेखा जिसे पार करना मना था। सुबह मैं अपने कमरे से बाहर आता तो बैठक में पहले से टीवी चल रहा होता, लेकिन रिमोट मेरे हाथ में कभी नहीं आता। खाने की मेज पर मेरी प्लेट अलग रखी जाने लगी, और कभी कभी तो मैं देखता कि मेरे हिस्से का खाना पहले ही किसी और को दे दिया गया है। कभी मैं सोचता कि शायद यह सब मेरी ही कल्पना है, लेकिन फिर छोटी छोटी घटनाएं यह यकीन दिला देती कि यह बदलाव सच है। एक बार पोती के जन्मदिन पर घर में कई मेहमान आए थे। रंगीन गुब्बारे, केक, हंसी की आवाजें। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर सबके साथ बैठ जाऊं, पर बेटी ने मुस्कुराकर कहा, पापा आप जरा अंदर आराम कर लें, यहां बहुत भीड़ हो जाएगी। उस मुस्कान में विनम्रता थी, लेकिन शब्दों में दूरी। मैं अपने कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखता रहा, जहां बच्चे खेल रहे थे, और मैं बस एक दर्शक था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। दूसरी बार जब मेरी पुरानी अलमारी से मैंने अपने कुछ कपड़े निकालने चाहे तो देखा कि उनमें से आधे गायब थे। बेटी ने समझाया कि पुरानी चीजों का क्या करना, और उन्हें दान कर दिया। शायद यह सही था, लेकिन उसने मुझसे पूछा तक नहीं। उन कपड़ों में सरोज की हाथों से सिली हुई धोती भी थी, जिसे मैं हर त्योहार पर पहनता था। उस दिन रात को मैंने चुपचाप तकिए के नीचे अपना रुमाल रख लिया, जैसे कोई सैनिक अपने आखिरी हथियार को छुपा लेता है। मुझे एहसास होने लगा था कि मैं इस घर में सिर्फ तब तक स्वीकार्य हूं जब तक मैं अदृश्य बना रहूं, जब तक मेरी उपस्थिति शोर न करे, कोई सवाल न पूछे और किसी की योजना में रुकावट न बने। लेकिन अदृश्य रहना आसान नहीं है, खासकर तब जब अपनी पूरी जिंदगी आपने दूसरों के लिए दिखाई देने में लगा दी हो। बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की दवा, घर का खर्च, हर त्याग एक गवाही है कि आप मौजूद हैं। एक दिन मैंने सुना कि बेटी फोन पर किसी से वृद्धाश्रम का जिक्र कर रही थी। वह कह रही थी कि वहां सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, अपना कमरा, डॉक्टर, खाना समय पर। उसके शब्द तटस्थ थे, लेकिन मेरे भीतर वे पत्थर की तरह गिरे। मैंने सोचा, क्या अब मेरी कहानी इसी तरह खत्म होगी? एक बिस्तर, चार दीवारें और बाहर से आने वाली आवाजों में कोई अपना नहीं। धीरे धीरे मेरी दिनचर्या बदलने लगी। मैं सुबह जल्दी उठकर पास के मंदिर चला जाता, वहां घंटियों और मंत्रों के बीच अपने मन की थकान उतारता। कभी कभी गली के चाय वाले से बात कर लेता। वह पूछता, बाबूजी घर में सब ठीक? और मैं हंसकर कह देता, हाँ सब ठीक है। पर घर लौटते ही वही ठंडा माहौल मेरा इंतजार करता। बेटा दामाद मीटिंग में व्यस्त, बेटी किराने और बिलों की चर्चा में उलझी, और मैं सिर्फ एक अतिरिक्त कुर्सी पर रखा पुराना अखबार। कभी कभी सोचता, शायद मैं ही गलत हूं, शायद नई पीढ़ी की यही आदत है, कम बोलना, कम मिलना। लेकिन फिर याद आता कि सरोज होती तो ये सब कभी नहीं होने देती। मैंने अपनी चुप्पी को कवच की तरह पहन लिया। हर अपमान, हर उपेक्षा को अंदर जमा करता गया, जैसे बरसात का पानी धीरे धीरे किसी तालाब को भरता है। मुझे पता था एक दिन यह तालाब छलकेगा, और उस दिन पानी नहीं, कुछ और बहेगा, कुछ ऐसा जो सब बदल देगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। उस बरसाती दोपहर के बाद मैंने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की,
वैसी शांति जो युद्ध से पहले मैदान में उतरने वाले अनुभवी सैनिक के चेहरे पर होती है। बाहर से मैं वही था, धीमे कदम, कम बोलना, घर के कोनों में अपनी जगह बनाकर रहना। लेकिन भीतर मैं हर दिन एक योजना के धागे बुन रहा था। मेरे जीवन में एक ऐसा कोना था जिसके बारे में इस घर में किसी को पता नहीं था। सालों पहले रेलवे में काम करते हुए मैंने अपनी अतिरिक्त ड्यूटी और बोनस से शहर के बाहर एक जमीन खरीदी थी। वह जमीन सुनसान इलाके में थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे वहां एक छोटा सा पक्का घर बनवाया था। सरोज के गुजरने के बाद मैंने उस घर को किराए पर नहीं दिया, न बेचा, बस बंद रखा। चाबी हमेशा मेरी पुरानी थैली में रही, उसी थैली में जिसमें मेरी धोती और दवाइयां रहती हैं। उस घर के कागज, बैंक पासबुक और कुछ सावधि जमा के दस्तावेज सब मैंने एक पुराने टीन के बक्से में रखे थे, जो मेरे गांव के पुराने घर में एक भरोसेमंद पड़ोसी के पास था। कोई पूछे तो वह बस कहता, पुराने अखबार रखे हैं, लेकिन असल में वह मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। जब बेटी और दामाद वृद्धाश्रम की बातें करने लगे, तब मैंने ठान लिया कि वक्त आ गया है। मैंने एक शाम मंदिर से लौटते वक्त फोन बूथ से अपने वकील को कॉल किया, वही आदमी जिसने बरसों पहले उस जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी। मैंने उससे कहा, वो दस्तावेज तैयार रखो, शायद अब समय आ गया है कि हम पुराने कागजों को नया इस्तेमाल दें। उसने बिना सवाल किए हामी भर दी। अगले दिन मैंने बिना किसी को बताए शहर के रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर उस संपत्ति को अपने नाम से पक्के तौर पर रीन्यू कराया और साथ ही बैंक में अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स को तोड़कर एक नए खाते में जमा कर दिया। एक ऐसा खाता जिसका नाम और विवरण इस घर में किसी को नहीं मालूम। वापस आकर मैं वैसे ही अपने कमरे में बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेटी टीवी देख रही थी, दामाद लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। मैंने चाय का प्याला उठाया और चुपचाप पीते हुए सोचा, वे सोचते हैं कि मैं पूरी तरह उन पर निर्भर हूं, कि मेरी दुनिया बस यही 4 दीवारें हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं इस घर का मेहमान नहीं, बल्कि अपनी अगली चाल का मालिक हूं। 2 दिन बाद मैंने जानबूझकर अपना छोटा सा बैग पैक किया और दरवाजे के पास रख दिया। बेटी ने देखा और पूछा, पापा ये क्या है? मैंने शांत स्वर में कहा, कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम्हारी सुविधा के लिए। उसके चेहरे पर एक पल को राहत की झलक आई, जिसे वह छुपा न सकी। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वह नहीं जानती थी कि मैं वापस आने का कोई इरादा नहीं रखता था, कम से कम इस रूप में तो नहीं। मेरा नया घर मेरा इंतजार कर रहा था, और उसके साथ एक चुपचाप लिखा हुआ वसीयतनामा भी, ऐसा जिसमें मेरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उस पोती के नाम था जिसने अभी तक मुझे बोझ नहीं कहा था, और बाकी का हिस्सा एक ट्रस्ट को जो गांव के अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करता है। मैंने तय कर लिया था, अगर बेटी ने मुझे सम्मान से रखा होता तो यह सब उसका होता, लेकिन उसने जो चुना उसके बाद अब मैं भी अपनी चुप्पी का इस्तेमाल अपने हिसाब से करने वाला था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। लेकिन इस बार झुकाव में हार नहीं, बल्कि जीत का भार था। मेरे जाने का दिन आया तो आसमान में हल्की धूप थी, लेकिन हवा में नमी अब भी थी। मैंने अपना वही पुराना कपड़े का थैला उठाया, जिसमें धोती, दवाइयां और सरोज की तस्वीर थी। बेटी दरवाजे तक आई, औपचारिक सी आवाज में बोली, पापा अपना ख्याल रखना। उसकी आंखों में राहत थी, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। मैंने बस सिर हिलाया, बिना मुस्कुराए। मैंने उन्हें टोलिया और सीधे अपने नए घर पहुंचा, शहर के किनारे, शांत गली में, जहां नीम और पीपल के पेड़ अब भी हवा में पुराने गीत गाते थे। गेट खोलते ही मिट्टी की गंध और खाली कमरों की खामोशी ने मेरा स्वागत किया। मैंने महसूस किया कि यह जगह अब सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, बल्कि मेरी आजादी की दीवारें हैं। अगले हफ्ते मैंने वकील को बुलाया और अपने वसीयतनामे की आखिरी प्रति पर हस्ताक्षर कर दिए। उसमें साफ लिखा था, मेरी सारी जमीन, बैंक बैलेंस और जमा पूंजी मेरी पोती और उस ट्रस्ट को जाएगी जिसने हमेशा सम्मान दिया है। बेटी और दामाद का नाम उस कागज पर कहीं नहीं था। 2 दिन बाद मैंने डाक से एक सीलबंद लिफाफा उनके पते पर भेजा। उसमें मेरे नए पते का छोटा सा नोट था और वसीयतनामे की एक कॉपी, साथ में एक पंक्ति, सम्मान एक निवेश है और मैंने तय कर लिया है कि इसे कहाँ लगाना है। फोन उसी शाम आया। बेटी की आवाज कांप रही थी, गुस्से, पछतावे और हैरानी का मिश्रण।
पापा ये क्या? मैंने बीच में ही कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और अब उठा भी लिया। उसके बाद चुप्पी रही। मैं बरामदे में बैठकर चाय पीता रहा। दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थीं। मेरे भीतर एक सुकून था, वैसा सुकून जो बरसों की चुप्पी के बाद आता है, जब न्याय अपने आप हो जाता है। बरसात अब थम चुकी थी। आकाश में हल्के बादल थे और नीम के पत्तों से पानी की आखिरी बूंद टपक कर जमीन में समा गई। मैंने सोचा, कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जो अपने समय की आखिरी बूंद गिराकर मिट्टी में लौट जाते हैं और वहीं से नई जड़ें उगती हैं। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अब बोझ नहीं, बल्कि अपनी कहानी का मालिक हूं। मेरे उस पत्र और वसीयतनामे की कॉपी ने जैसे उनके घर की हवा बदल दी। मैं वहां नहीं था, लेकिन खबरें मुझे अलग अलग रास्तों से मिलती रहीं। कभी मोहल्ले के किसी पुराने परिचित से, कभी बैंक के कर्मचारी से, जिसे अब उनके सवाल झेलने पड़ रहे थे। पता चला, बेटी और दामाद ने लिफाफा खोलते ही मानो बिजली का झटका खा लिया। उम्मीद थी कि मेरे जाने के बाद वे निश्चिंत होकर इस घर को अपना साम्राज्य मानेंगे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि जिस बूढ़े बोझ को वे निकाल रहे थे, उसी के पास वह चाबी थी जो उनके सपनों का दरवाजा खोल सकती थी, और वह चाबी अब उनके हाथ में कभी नहीं आने वाली, तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके गुस्से और हैरानी की खबर मेरे कानों तक पहुंची। सुना, दामाद ने पड़ोसियों से तकरीबन रोते हुए कहा था, हमें लगा था पापा के पास कुछ नहीं है, सब हमारे ही लिए बचेगा। पड़ोसी ने बस कंधे उचका दिए। सम्मान और अपमान का फर्क कोई भी देख सकता था। इस बीच मेरा नया घर मेरे लिए जैसे मंदिर बन गया था। सुबह सुबह मैं चाय बनाता, बरामदे में बैठकर पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप को देखता। मंदिर की घंटियां और मसालों की खुशबू मुझे बचपन की गलियों में ले जाती। कोई मुझे यहां बोझ नहीं कहता था, यहां मेरा हर कोना मेरा था। कभी कभी बरसों की आदत के कारण मैं चुपचाप सोचता, क्या मेरी बेटी को नींद आती होगी? क्या उसने सोचा होगा कि उसका एक वाक्य, पापा आप बोझ हैं, मेरी चुप्पी को हथियार बना देगा? शायद उसने सोचा भी होगा, लेकिन अब उसके पास समय कम और पछतावा ज्यादा होगा। मेरी पोती, जो अब कॉलेज में थी, मुझसे मिलने आई। वह वही मासूमियत लिए हुए थी जो रिश्तों को पैसों से ऊपर देखती है। उसने दरवाजे पर आते ही कहा, दादाजी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसकी आंखों में वो सम्मान था जो मुझे मेरी बेटी की आंखों में बरसों से नहीं मिला था। मैंने उसके लिए गरम पराठे और अचार निकाला और हमने चुपचाप साथ खाना खाया। उस दिन मैंने समझा, कभी कभी न्याय अदालत में नहीं होता, कभी कभी वह बरसों की चुप्पी के बाद एक साधारण से कागज में लिखा होता है, जो एक घर की नींव हिला देता है। मैंने फिर से सिर झुका लिया, लेकिन इस बार नम्रता से नहीं, बल्कि गर्व से। महीने बीतते गए। अब मेरी बेटी और दामाद की खबरें मुझे कम ही मिलती थीं, लेकिन जो भी आती वो हमेशा किसी न किसी टूटन की कहानी होती। सुना, घर की मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे, बिजली का बिल चुकाने में देरी हो रही थी। जिन दोस्तों के सामने वे कभी मेरी बुढ़ापे का मजाक उड़ाते थे, उन्हीं से अब उधार मांगना पड़ रहा था। और सबसे दिलचस्प बात, वे अब मोहल्ले में मुझे लेकर मीठी बातें करने लगे थे, जैसे अचानक उन्हें एहसास हो गया हो कि पापा अच्छे इंसान थे। कभी कभी मैं मंदिर जाते हुए किसी पुराने जानकार से टकरा जाता। वो धीमे से कहता, भाई साहब आपकी बेटी परेशान लगती है, अकेली बैठी रहती है बरामदे में। मैं बस हल्की सी मुस्कान देता और कहता, बरसात के बाद कुछ पेड़ हरे नहीं होते। मेरा जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। सुबह उठते ही तुलसी को पानी देना, नीम के नीचे बैठकर अखबार पढ़ना और शाम को चाय पीते हुए गली के बच्चों को खेलते देखना, ये सब मेरी नई दिनचर्या बन चुकी थी। मेरे भीतर कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदला लेने की जलन नहीं थी। जो होना था वो हो चुका था। अंदर से मैं जानता था कि मेरे पास आखिरी जीत सिर्फ पैसे या संपत्ति की नहीं थी। मेरी जीत यह थी कि मैंने अपना सम्मान वापस पा लिया था। मैंने अपने बुढ़ापे को भीख में नहीं, बल्कि गरिमा में जिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आकाश लाल और सुनहरा हो रहा था, मैंने सोचा, शायद मेरी बेटी अब समझ रही होगी कि बोझ कहना आसान है, लेकिन जिन कंधों ने तुम्हारा जीवन ढोया, उनका भार ही तुम्हारी नींव है। और मैं अब हल्का महसूस कर रहा था, इतना हल्का जैसे बरसों का बोझ किसी और ने उठा लिया हो, शायद भगवान ने। सर्दियों की सुबह थी, कोहरे में लिपटी गलियां शांत थीं,
जैसे पूरा शहर किसी पुराने राज को अपने भीतर समेटे सो रहा हो। मैं बरामदे में बैठा अदरक वाली चाय पी रहा था। सामने नीम के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, छोटी, पारदर्शी और फिर भी अपने अस्तित्व में पूरी। इतने महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा था। सबसे पहले यह कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि सम्मान और देखभाल से बनते हैं। दूसरा, यह कि चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वह सबसे गहरा जवाब होती है। मेरी बेटी ने मुझे घर से निकालते समय सोचा होगा कि उसने मेरी कहानी का आखिरी पन्ना लिख दिया है, लेकिन असल में उसने मेरे लिए एक नया अध्याय खोल दिया, जहां मैं लेखक भी था और पाठक भी। मुझे याद है, मेरी पत्नी सरोज अक्सर कहा करती थी, इंसान की असली दौलत उसका नाम है, उसकी इज्जत है। आज मुझे लगता है मैंने वही दौलत बचा ली। घर, जमीन, पैसा, ये सब तो वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन जब एक बूढ़ा आदमी बिना झुके, बिना भीख मांगे अपने जीवन को अलविदा कहता है, तो वो जीत किसी भी वसीयत से बड़ी होती है। दोपहर को मैंने अपनी डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, कभी कभी सबसे भारी बोझ छोड़ देने में ही हल्कापन मिलता है। मैंने कलम बंद की, चाय का आखिरी घूंट लिया और नीम की छांव में आंखें मूंद लीं। मंदिर की घंटियों की आवाज आई और मैं मुस्कुराया, जैसे बरसों से मेरे भीतर जो बारिश हो रही थी वो आखिरकार थम गई हो।